तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, चेहरा देख के लग ही रहा होगा। और पता है इसी वजह से मैं चैप्टर पढ़ भी नहीं पाया था। जब मुझे लगा कि अब वीडियो बनाने के लायक हो गया, चैप्टर पढ़ के देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुन रखा था इधर उधर से कि चैप्टर उतना अमेजिंग नहीं है। लेकिन जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एस भैया दिख रहे हैं। एस भैया का किसी वीडियो में दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, और इसीलिए मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा पसंद है। सिर्फ इसीलिए नहीं, इसमें थोड़ा सा स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, जो कि मुझे काफी सही लगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा पता चल रहा था कि कुमा किस टाइमलाइन में बिलोंग करता है। एंड लास्ट में जो प्लॉट ट्विस्ट है वो मेरे को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर देता है कि आखिर कुमा इतनी दूर इस छोटे से आइलैंड पर क्यों आया। एंड ऑल्सो चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुम इवन ये भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे क्या किजारू का भी कोई लेना देना है नीका के साथ। ये सारी चीजें इसी चैप्टर बताई गई है। सो गाइस अब टोपी उतार के बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। बाय द वे गाइस 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, उसकी खुशी में Q&A वीडियो भी आने वाली है, तो अपने अपने क्वेश्चंस नीचे ड्रॉप कर दो #PlayQA का यूज करके। और अपने वीडियो का सजेशन तुम लोग जाके डिस्कॉर्ड में दे सकते हो, वहां पे एक वीडियो सजेशन करके चैनल बना हुआ है, वहां पे तुम अपने सजेशंस वगैरह पोस्ट कर सकते हो। क्या चैप्टर नंबर 1100 जिसका नाम है थैंक यू बोनी, क्योंकि इसका 100 चैप्टर था 1000 के बाद, तो सब लोग सोच रहे थे कि कुछ अलग होने वाला, मे बी हमको ड्रैगन देखने को मिल जाए या क्या पता हम एल्बाफ पर पहुंच जाए, ये सारी चीजें लोग सोच रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बुरी तरह से मुद्द दिया आई थिंक ओडा सेंसेई ने सबके ऊपर। पता नहीं कहां से मेरे को सुनने में आता कि चैप्टर नंबर 1100 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कुछ लाइफ चेंजिंग ऑफ वन पीस वर्ल्ड टाइप का कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को भी लग रहा था कि इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। चैप्टर नंबर 1095 से ही हमें बैक स्टोरीज देखने को मिल गई है। एंड आई थिंक अभी तक की जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें देखने को मिली है पिछले 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स में, वो तुम्हारे लिए गॉड वैली होगा। उससे बड़ी कोई चीज इतने जल्दी ओडा सेंसेई नहीं दिखाने वाले। और तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई बार्थोलोम्यू कुमा की स्टोरी इतनी बोरिंग सी क्यों हो रही है, क्यों इतना पढ़ने का इसको मन नहीं कर रहा। तो देखो भाई, कुमा की स्टोरी नहीं बोरिंग है, कुमा की स्टोरी बहुत अच्छी है। द थिंग इज कि जैसे ही 2-3 चीजें में पता चली ना, हम सबको ये चीज क्लियर हो गया कि कुमा क्यों साइबॉर्ग बना था। नहीं तो इससे पहले ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी वन पीस के वर्ल्ड की। सच बताओ, क्या तुम नहीं जानना चाहते थे क्या कि बार्थोलोम्यू कुमा ने आखिर सब कुछ छोड़ के, रेवोल्यूशनरी आर्मी छोड़ के वर्ल्ड गवर्नमेंट की चाटने क्यों चला गया और उनका स्लेव क्यों बन गया? जैसे ही बोनी पिक्चर में आई सबको पता चल गया कि बोनी के लिए उसने ये सब किया। खैर चैप्टर स्टार्ट होता है और पहले ही पेज में बड़ा सा किजारू देखने को मिलता है। पता नहीं क्यों किजारू, कुमा ये सब एक साथ ही देखने को मिलते हैं जब भी कुछ कांड होता है। आई थिंक सो। खैर किजारू यहाँ पर बोल रहा कि मैं तो काम से आया हूँ, लेकिन वेगापंक भाई यार तुम्हें सच में जगह चुनने नहीं आता क्या? इतनी ठंडी जगह क्यों तुमने पकड़ के रखी है? पंख हजार फिर भी इससे बेटर था। खैर अगले पेज में हम देख सकते हैं कि सैटर्न को पता चल चुका है कि कुमा बहुत ही मजबूरी की हालत में यहाँ पर भीख मांगने आया है वेगापंक से, और इस चीज का वो फायदा उठाना चाहता है। वो वेगापंक को बोलता है कि इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुमा को एक आइडियल कैंडिडेट मानते हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। शायद मुझे तुम्हें दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा, बट इस आदमी के ऊपर 296 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। अब मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर 294 मिलियन बेरीज कौन सी बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं याद है तो 100 मिलियन बेरीज के लिए इवन ब्लैक बियर्ड भी लूफी के पीछे पड़ गया था, क्योंकि उसको पकड़ के वो वॉरलॉर्ड बन जाता। उसके बाद बिल्कुल इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की तरह ये भी यहाँ पर ज्ञान चौध रहा है कि देखो वेगापंक, तुम्हारा मन करे तो तुम इस फैक्ट को इग्नोर कर सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा पायरेट है, उसके ऊपर इतनी बड़ी मिलियन बेरीज है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम इस बंदे का चेहरा अपने क्लोन प्रोग्राम के लिए नहीं यूज कर सकते। मतलब अगर यही मेन सब्जेक्ट होगा तो नेवी का नाम खराब होगा कि नेवी एक क्रिमिनल को यूज कर रही है। इसका आगे सैटर्न बोलता कि इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए अगर तुम्हें हमारे साथ डील करनी है तो उसके लिए तुम्हें 3 बातें हमारी माननी पड़ेंगी। सबसे पहले नेवी का नाम ना खराब हो, इसके लिए तुमको 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि तुम ऑफिशियली हमारे आदमी बन जाओ। अब ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए कुमा, क्योंकि कुछ समय पहले एक बंदा है जिसने हमारे एक वॉरलॉर्ड को उड़ा दिया, और इस बंदे का नाम है एस। हाँ भाई, तुम लोगों ने सही सुना, एस भैया उस टाइम पर रुकी थे और उन्होंने एक वॉरलॉर्ड को डिफीट कर दिया था, इवन उस टाइम से पहले जब लूफी अभी समुद्र में उतरा भी नहीं था। आई थिंक उसका फर्स्ट ईयर ही था, मतलब जब वो 17 साल की उम्र में निकला था तभी उसने शायद किसी एक वॉरलॉर्ड को डिफीट कर दिया था। और खैर कुमा तुम्हें 14 घंटे तो दिन में काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हारी बॉडी भी ठीक ठाक है, तो भाई एक काम करो, तुम ही इस खाली जगह को ले लो अपने लिए। खैर इसके बाद सैटर्न अपना तीसरा पॉइंट रखता है कि देखो कुमा, तुम कोई ऐसे वैसे पायरेट नहीं हो, हमें एग्जैक्टली पता कि तुमने रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिलके क्या क्या कांड किया हुआ है, और अगर हम तुम्हारी बात मानने को रेडी हो जाते हैं तो हमें इस बात का प्रूफ चाहिए कि तुम हमारे ऊपर वापस से हाथ नहीं उठाओगे, मतलब उल्टा हमारे ऊपर हमला नहीं कर दोगे। इसके लिए कुमा तुमको एग्री करना पड़ेगा कि प्रोसीजर के बाद तुम्हारी फ्री विल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये सुन के तो इवन वेगापंक भी चिल्ला देता कि बुड्ढे, तेरे अंदर दिमाग कम है क्या? तू ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि बाकी वॉरलॉर्ड्स तेरी बात सुनते नहीं है। और मेरे को एक चीज बता बुड्ढे, अगर तू साइबॉर्ग में से दिमाग निकाल लेगा तो वो रोबोट
रोबोट ही बन जाएगा ना, तो एक रोबोट ही क्यों नहीं बना ले रहा तू सीधे सीधे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कहने पे मैं एक आदमी की जान ले लूंगा यहाँ पर। इसमें सैटर्न उसको उसके सरकारी नौकरी की याद दिलाते हुए कहता है कि सुन भाई, तू हमारे लिए काम करता है, उल्टे आवाज मत उठा हमारे ऊपर। और सैटर्न आगे ये बोलता है कि ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर इस क्रिमिनल को अपने बेटी का इलाज कराना है। और मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, ये बंदा क्रिमिनल है, अगर ये बंदा क्रिमिनल है तो भाई फिर तू क्या है। तूने भी तो इतने बुरे बुरे कांड किए हैं पूरे दुनिया में बैठ के, इतनी सारी लड़कियों का रेप हुआ है तेरे पीछे, कितने सारे लोग मारे गए हैं, कितने सारे लोगों का तूने ऐसे ही उनको फालतू में बंद करके रखा है क्योंकि वो बस तुम्हारी चीजों को नहीं एक्सेप्ट करते। उनका क्या होगा भाई। पूमा ने आज तक लिटरली किसी की भी जान नहीं ली है और ये बंदा उसको क्रिमिनल बुला रहा है। और इसके आगे तो सैटर्न इवन एक ऐसी बात बोल देता है जो कि इस दुनिया के लिए भी इतनी ज्यादा सच है ना, मैं क्या बताऊं। वो बोलता है कि देखो, इस ट्रीटमेंट का इलाज जो है ना वो बहुत महंगा है और इसके लिए तुम्हें ये रकम पे करनी पड़ेगी भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, यही है जो है, यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज एक्चुअली सेम अपने रियल ह्यूमन वर्ल्ड की तरह, मतलब यहाँ पर भी अगर तुम्हें कुछ छोटा सा भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा या फिर लेट से कुछ बड़ी तुम्हारे घर में बीमारी हो गई है तो तुम्हारे लाखों रुपए चले जाएंगे। लिटरली जितना भी तुमने कमाया होगा ना 5, 6, 7, 8 साल में, सब एक बार में खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा चार्ज करते हैं उस ट्रीटमेंट का। खैर ये सारी चीजें सुन के कुमा की आंखों में लिटरली आंसू आ जाता है और ये चीज देख के वेगापंक भी मना करने लगता है कि भाई मैं ऐसे काम नहीं कर सकता सैटर्न, तेरे अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इस पे कुमा वेगापंक को चुप कराते हुए बोलता है कि वेगापंक साहब प्लीज सर्जरी कर दो। पिछले कई सालों से मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ और मैं ये सोच रहा था कि शायद बोनी को किसी भी तरह से मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे चलता फिरता ज़ॉम्बी बना लोगे, मैं वो चीज भी एक्सेप्ट कर लूंगा अगर तुम बोनी को ठीक कर दोगे। और इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि कुमा के आंसू एक्चुअली में खुशी के आंसू थे। वो बहुत खुश है ये चीज जान के कि बोनी ठीक हो सकती है। दैट इज द काइंड ऑफ मैन ही इज। और ये सैटर्न भोसड़ी का बोल रहा है कि ये एक क्रिमिनल है। इस पॉइंट पर तो इवन किजारू भी अपने सर पे हाथ रख लेता है कि भाई यार क्या आदमी है यार। खैर सैटर्न को से क्या ही लेना देना है ना। वो बोलता है कि एक चीज बताओ वेगापंक, कितना समय लगेगा कुमा को ये सारा हिसाब टाइट करने में इसका और बोनी को ठीक करने में। जिसपे वेगापंक बोलता है कि सफायर स्केल्स वाली बीमारी को ठीक करने में मुझे कम से कम 6 महीने लगेंगे और उसके ऊपर से 1 साल लगेगा इससे पहले बोनी लाइट में निकल पाए। मतलब 1.5 साल टोटल बोनी के ट्रीटमेंट में और प्लस 2 साल कुमा के मॉडिफिकेशन में। इसके बाद सैटर्न कुमा से पूछता है कि भाई हम तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लें कि तुम हमें छोड़कर भागोगे नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी ही है जो कि तुम्हें यहाँ पर रोकी हुई है। जिसपे कुमा बोलता है कि मेरा यहाँ से भागने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसपे सैटर्न बोलता कि देखो ब्रो, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह से हमारे गुलाम नहीं बन जाते तब तक हम तुम्हारे बेटी को नहीं छोड़ सकते, वो तब तक हमारे कस्टडी में रहेगी और जिस दिन तुम्हारा फ्री विल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारी बेटी को हम पूरी तरह से फ्री छोड़ देंगे। और सच बता रहा हूँ ये चीज और भी ज्यादा बुरी है क्योंकि कुमा कभी भी अपनी बेटी को देख नहीं पाएगा जब वो एक्चुअली में सूरज में निकलने के लिए रेडी रहेगी। मतलब उस पॉइंट पे जब वो एक्चुअली में बाहर जाना चाहती है, घूमना चाहती है अपने बाप के साथ, उस पॉइंट तक कुमा लिटरली मर जाएगा यार। और यही सेम चीज इवन वेगापंक भी चिल्लाकर बोलता है कि बुढ़े तू पागल हो गया है क्या बोल रहा है तू यार, साला बुढ़ा सटिया गया है। सर सारे बुढ़े चूतिया ही है क्या, मतलब इस दुनिया में भी है ही और ये वन पीस के वर्ल्ड में भी अजीब है। इस पर सैटर्न बोलता है हाँ कुमा कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा और के जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो तुरंत स्टार्ट कर दिए जाएंगे और जब इसकी बेटी के ऊपर ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तब इन दोनों का मिलना और आपस में बात करना पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाएगा। मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा कोई भी कम्युनिकेशन, ताकि ये लोग प्लान करके भाग ना पाए। और आई थिंक ये बंदा वेगापंक, किजारू और कुमा तीनों को बोल रहा है कि अगर तुम में से किसी ने भी उल्टा बोलने की कोशिश की तो आई स्वेयर बोनी अपनी पूरी जिंदगी एक स्लेव की तरह बिताएगी। इस बात पे तो इवन कुमा भी इनोसेंट होकर बोलता है कि यार मैं नहीं जाऊंगा यार देखने अपनी बेटी को, प्लीज ऐसा मत करना। और मेरा तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज बोनी को उसी चर्च में भेज दो जहाँ पर वो बड़ी हुई है। किसी भी हालत में उसको अपने ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि कैसे हुआ है और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो किसी टाइप की कोठरी में बंद रहे, वरना पता चल रहा है कि वो अपनी सर्जरी से उठ रही है और उसको तुम लोगों ने किसी जेल में बंद करके रखा है। उसको ठीक करके आप लोग वापस से सॉर्बेट किंगडम पर लेके जाओ और उसी चर्च में छोड़ देना। अगर तुम लोग मेरी ये रिक्वेस्ट मान जाओगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी बगावत नहीं करूंगा, ना यहाँ से कभी भाग कर जाऊंगा। और ये बात सैटर्न मान जाता है। सैटर्न बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहे, वैसे भी गवर्नमेंट के लोग उसके अगल बगल रहेंगे। और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 2 साल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब मैं तुमको यहाँ पर थोड़ा सा टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये कौन से 2 साल की बात हो रही है। सो बेसिकली इस समय मांगा में इस वाले चैप्टर में बोनी की एज 8 साल है। प्रेजेंट टाइम में मतलब जब लूफी योंको बन चुका है उस समय पर बोनी की एज 12 साल है। मतलब लिटरली ये पूरा इवेंट अभी से 4 साल पहले का है। 4 साल पहले ही कुमा का मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। और तुम्हें लग रहा है लूफी को निकले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है सीन में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 17 की उम्र में वो नाव से निकला था और इस समय उसकी एज सिर्फ 19 साल है।
उसको सिर्फ 2 साल हुए अभी। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा गणित लगाएं तो टाइम स्किप के पहले बोनी की एज थी 10 साल और लूफी की भी एज थी 17 साल। ओके, उसी टाइम पर वो दोनों सी में निकल गए और जब यहाँ पर लूफी अभी 15 साल का था तो एज की एज 18 साल की हो गई थी, मतलब उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था पायरेट बने हुए। 15 साल की उम्र में अभी लूफी अपने होम टाउन में ही रहता है और उस एज से 2 साल बाद ही वो सी में निकलेगा और उस मॉन्स्टर को डिफीट करेगा। और यहीं से बात आती है कि आखिर बोनी पायरेट कब बनी और उसने पायरेसी क्यों चूज किया। तो देखो, जब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी तभी वो पायरेट बनने के लिए निकल गई थी। क्यों, वो चीज तुम अभी आगे चैप्टर में देखोगे कि बोनी को ये लोग कस्टडी में रखते हैं उसी आइलैंड पे, सॉर्बेट किंगडम में, और बोनी को उसके बाप से नहीं मिलने दिया जाता है। तो बोनी अपने बाप को खोजने के लिए पायरेट वर्ल्ड में निकल जाती। खैर, उसके बाद प्रेजेंट मांगा में आते हैं तो कुमा यहाँ पर डायरेक्टली बोनी को सब कुछ नहीं बता सकता, तो वो उसको बताता है कि उसके ऊपर भी कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, उसको भी कुछ बीमारी हो गई है और इसीलिए 6-7 महीने वो लोग एक साथ ही रहेंगे। अब ऑल्दो वेगापंक पहले इस चीज को मना कर रहा था, बट क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो उसके दिमाग के घोड़े खुल गए। वो लगातार पेपरों पे लिखा जा रहा है अपने सारे रिसर्च वगैरह, जो भी उसके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे लिख रहा है और चिल्ला रहा है कि अब वो अपने ड्रीम वेपन बना सकता है और उसका दिमाग अब रुकना बंद ही नहीं हो रहा है। उसको लगातार आइडियाज आते जा रहे हैं और उसका दिमाग तो इतना ज्यादा चल रहा है कि खाना पीना हगना मूतना उसको एक टास्क लग रहा है। और ये सब बोलते बोलते लिटरली वो लास्ट में बोल देता है कि काश उसके जैसे 5 लोग और होते जो उसकी हेल्प कर देते। और यहीं से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि अभी से 4 साल पहले ही वेगापंक को आइडिया आया था कि वो अपने कुछ क्लोन्स बना ले ताकि उसका काम और ज्यादा आसान हो जाए। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि कुमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू होता है और साथ ही साथ बोनी का भी ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों इसी आइलैंड पर रहते हैं एंड इवन बोनी उसके लिए एक छोटा सा ड्राइंग बनाती है, इसके ऊपर लिखा होता है डैडी। यहाँ पर कार्गो शिप के थ्रू खाना वगैरह आ रहा होता है, ये लोग खाते पीते और एंजॉय करते हैं एंड उसी समय ये किजारू, सेंटोमारू, वेगापंक और कुमा ये सब लोग मिलके नाचते गाते हैं, पार्टी करते हैं और लिटरली यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे, इवन किजारू भी नीका स्टाइल पे यहाँ पर डांस कर रहा है। सब के सब यहाँ सब के सब नीका बने हुए हैं, मतलब लिटरली दिस इज वन ऑफ द सबसे बड़ी चीज हमको देखने को मिल रही है कि इस चैप्टर में या फिर इस पर्टिकुलर जो आर्क चल रहा है इसमें नीका बहुत बुरी तरह से फोड़ने वाला है और किजारू भी इस चीज पर डांस कर रहा है, विच मेक्स मी थिंक कि किजारू को नीका वाला कॉन्सेप्ट उतना भी बेकार नहीं लगता। जो कुछ भी नीका की स्टोरी थी, हमें उसके बारे में क्लियरली सब कुछ नहीं पता और आखिर वो क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है इसके पीछे भी कोई एक ऐसा रीजन हो सकता है जो कि अभी हमें नहीं पता हो। मे बी बिकॉज क्योंकि उसको भी पायरेट्स ने बहुत ज्यादा परेशान किया हो जब वो छोटा हो, या फिर उसके घर वालों को मे बी एक्सिक्यूट कर दिया हो किसी पायरेट ने, तो इस वजह से भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। खैर, ऐसे नाचते गाते 6 महीने बीत जाते हैं और बोनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके बाद बोनी को वापस उसके घर पे यानी कि सॉर्बेट किंगडम में भेज दिया जाता है। इसके बाद बोनी अपने घर पहुंचती है और हर कोई उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर जो सॉर्बेट किंगडम की फॉर्मर क्वीन थी यानी कि क्वीन कोनी, वो यहाँ पर बोलती है कि वो अब बोनी का ध्यान रखेगी। यहाँ पर कुमा भी बोनी को एक आखिरी बार देखने के लिए आया और उसके साथ उसको ड्रॉप करने और बोलता है कि मैं तो एक पायरेट हूँ तो मैं इस किंगडम में यहाँ पर नहीं रह सकता, अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कुमा यहाँ पर निकलते निकलते बोलता है बोनी से कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो हम समुद्र में बाहर निकल चुके होंगे और हम समुद्र के अंत तक एक साथ सेल कर रहे होंगे। यहाँ पर बोनी बोलती है कि मुझे दुनिया की हर जगह घूमनी है और कुमा भी बोलता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा सही लगेगा अगर मैं तुम्हें हर जगह लेकर जा पाऊंगा, विच काइंड ऑफ गिव्स अ रेफरेंस की हो सकता हो बोनी अब ना बचे, क्योंकि अगर ये दोनों ने ऐसा ही ड्रीम बना के रखा कि एक साथ ही सेल कर पाएंगे, आई थिंक बोनी माइट डाई बाय द एंड ऑफ एगेडार। अब कुमा तो वापस आने वाला नहीं है और कहीं वो भाग ना जाए, इसीलिए इन लोगों ने यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लिटरली साइफर पोल को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पर साइफर पोल 8 से एक लड़की आई हुई है जिसका नाम है अल्फा। खैर, इस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा और मैं इसको पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे स्टूसी जैसी लग रही है देखने। खैर, लड़की दिखने में तो बहुत सीधी सादी लग रही है लेकिन एक्चुअली में बहुत हरामी है। अपने हाथ में एक पत्थर लेके बोलती है कि जितने आसान एक बच्चे की जिंदगी दिख रही है उतनी ही आसान होती भी है, अगर कुमा कोई भी चूतियाप करता है तो वो इसकी तुरंत जान निकाल लेगी। और इस पे कुमा हंसते उसको बोलता है कि टेंशन नहीं लो दीदी, मैं कभी वापस नहीं आने वाला। और लास्ट में निकलते निकलते कुमा बोनी के सर पर हाथ रखता है और बोलता है थैंक यू बोनी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे जिंदगी में आई हुई हो। और इसी के साथ कुमा फाइनली अपने उस घर को छोड़कर निकल जाता है और आज के बाद वो कभी भी बोनी से नहीं मिल पाएगा। इसके बाद न्यूज पूरी दुनिया में फैलती है और सारे दुनिया के पायरेट्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बर्थलोक्यू कुमा ने इस समय 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी को ज्वाइन कर लिया है। क्या बोलते थे उसको हिंदी में 7 सौदागरों में से एक बन गया है। वेटिंग फॉर सीजन 2 रियली। यहाँ पर हम देखते हैं डोफ्लामिंगो तक ये न्यूज आती है और डोफ्लामिंगो कहता लगता है एक नया विलेन अब मार्केट में आ गया है। और क्रोकोडाइल ये न्यूज देख के कहता है मेरे को झाट फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या ही लेना देना क्या चल रहा है। मिहॉक स्ट्रेट वे 0 फक्स गिवन चुपचाप बस देखता है और पेज पलट देता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं अलविदा को जो कि कोबी कॉफी बुली
बुली कर रही है, उससे लिटरली पूछ रही है कि कुमा ज्यादा स्ट्रांग है या वो औरत ज्यादा स्ट्रांग है। इस पे कोबी भी बोल रहा है कि ये औरत ज्यादा स्ट्रांग। चूतिया है भाई, सबसे चूतिया पायरेट थी स्टार्टिंग में। ये बात उड़ते उड़ते जिम्मे के पास भी पहुंचती है, जो कि इस समय व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ बैठा हुआ है और उनके साथ बैठे हुए हैं अपने चहेते एस भैया। एस भैया यहाँ पर बोलते हैं कि लगता है इन लोग को भी अब एक नया रिप्लेसमेंट मिल गया वॉरलॉर्ड के लिए, मतलब जिसको एस भैया ने पहले पेला था उस बंदे का एक रिप्लेसमेंट यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमें हमारी प्यारी सी बोआ हैंकॉक भी देखने को मिल रही है और लिटरली मेरा मन कर रहा है कि वीडियो खत्म करने के बाद थोड़ा शेकी शेकी करूंगा, लेकिन खैर बोआ हैंकॉक कहती है कि उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी भी मर्द की बात नहीं सुनेगी। उसके पास एक ही लाइन है, जब तक लूफी है तब तक लूफी चैन, और जब लूफी नहीं है मैं किसी मर्द की आवाज नहीं सुनूंगी, सारे मर्द चूतिया होते हैं। उसके बाद हमें गेक्को मौर्य जी भी देखने को मिलते हैं, मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है मेरे बाप का कोई दोस्त है, पर ठीक है। तो मौर्य जी यहाँ पर ये बोलते हैं कि इसके पास तो बहुत सिंपल सा डेविल फ्रूट लग रहा है, इतना स्ट्रांग है ये बंदा। ड्रैगन का भी रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि लिटरली उसका मुंह बंद है ये चीज देख के, और साबो ये सोच रहा है कि आखिर कैसे कुमा ये हरकत कर सकता है। हमें कुमा की शिप भी देखने को मिलती है और उसका जॉली रॉजर मतलब उसका जो फ्लैग है बिल्कुल वही है जो कि उसकी बेटी ने उसके लिए ड्रॉ किया था। इसके बाद अपने फाइनल पेज में हम देख सकते हैं कि कुमा बोनी को एक लेटर लिख रहा है जहाँ पर वो लिखता है कि डियर बोनी, मैं अभी भी समुद्र में हूँ और समुद्र में ही सेल कर रहा हूँ। अब मैं बहुत बड़ा नामी पायरेट बन चुका हूँ, इसीलिए मेरे लिए हर दिन सेल करना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अच्छी जगह खोज रहा हूँ जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं जब तुम 10 साल की हो जाओगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि घर पर भी सब कोई वैसे ही ठीक होंगे जैसे इस समय मैं। और उसी के साथ ये लेटर खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुमा लिटरली वो जो लेटर ले जाने वाला जो चिड़िया है उसको भी बोलता है कि बहुत ही लंबी दूरी है तो प्लीज चिड़िया तुम अपना ख्याल रखना। इतना सही आदमी है यार भाई, यार गलत हुआ भाई इसके साथ, सच बता रहा हूँ बहुत गलत हुआ। समथिंग जो कि इसके साथ नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद हम फाइनल में देख सकते हैं कि अपना जो प्रेजेंट रियल नीका है वो एक शेर से दौड़ते हुए भाग रहा है, मतलब लूफी आ चुका है यहाँ पर पिक्चर में। और जस्ट लास्ट में हम देख सकते हैं कि कुमा को एक कॉल आ रहा है जहाँ पर गवर्नमेंट उनसे पूछ रहा है, मतलब बेसिकली आई थिंक सैटर्न नहीं होगा, पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी लोकेशन क्या है। इस पर कुमा बोलता है कि मैं बहुत दूर इस समय ईस्ट ब्लू के एक छोटे से गाँव में आया हूँ। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1100 खत्म। चैप्टर नंबर 1100 के साथ आई थिंक अब मुझे 150 चैप्टर्स हो चुके हैं। 100 ये हो गए 20, आई थिंक 110 चैप्टर हो गए जो मैंने इस चैनल पे कवर किए हैं। पूरी जिंदगी बदल गई भाई इस बीच में मेरी। खैर चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में अभी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुमा यहाँ पर लूफी के गाँव में क्यों आया हुआ है। अभी भी लूफी को यहाँ से निकलने में 2 साल है, मतलब अभी वो पायरेट नहीं है, फिर वो क्यों उसको पकड़ने आया। तो इसका आई थिंक यही जवाब हो सकता है कि मोटा मोटा उड़ता हुआ खबर इसके पास पहुंच गया होगा सैटर्न के पास कि लूफी के पास ही नीका डेविल फ्रूट है। लेकिन ये खबर किसी के पास भी पहुंचे ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि शैंक्स के अलावा एंड आई डोंट थिंक इवन शैंक्स को ही पता था कि ये डेविल फ्रूट आखिर रियलिटी में कौन सा डेविल फ्रूट है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि कुमा सिर्फ यहाँ पर लूफी से इसीलिए मिलने आया हो क्योंकि वो ड्रैगन का बेटा है, या फिर मे बी कुमा को पता चल गया हो कि लूफी के पास नीका वाला डेविल फ्रूट है। अभी नीका की क्या रियलिटी है वो किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि 800 साल से वो डेविल फ्रूट कभी अवेकन ही नहीं हुआ था और किसी के पास वो डेविल फ्रूट था नहीं। और इसी के साथ मैं सच बताऊं तो जितनी स्टोरी अभी तक मुझे प्रेडिक्टेबल लग रही थी, इस चीज का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। शायद इसलिए भी नहीं आ रहा दिमाग में क्योंकि अभी मैं तभी थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे। बट हाँ, एज फार एज आई कैन थिंक, जो कि मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे पीछे के, मेरे को नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कुमा यहाँ पर ईस्ट ब्लू वाले आइलैंड पर क्यों आया हुआ है। तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, जाके रेस्ट करूंगा। एंड आई होप तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। देखो चादर हटा दी, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।